हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपी जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जीओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस वीडियो का। इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान का जो विचार था वे सर्वप्रथम किनके द्वारा दिया गया था। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। तो भारतीय संविधान का जो विचार था वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है, एम.एन. रॉय जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एम.एन. रॉय ने सबसे पहले भारतीय संविधान का विचार दिया था। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। एम.एन. रॉय ने संविधान का विचार दिया था, भारतीय संविधान का विचार, और आपने याद रखना है जनक के रूप में, भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। ये दो अलग क्वेश्चंस हैं, ये आपने याद रखना है। जो भारतीय संविधान का विचार जो सबसे पहले दिया था वे एम.एन. रॉय ने दिया था, जबकि भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। आपने कुछ की पॉइंट याद रखने हैं, जैसे संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वे 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये आपने याद रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। जबकि 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष जो था वो चुना गया था। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ये भी आपने याद रखना है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वे 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। अब एक बात आपने याद रखनी है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान जो था वो बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए थे। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि सन 1930 से ही पूरे भारत में 26 जनवरी का जो दिन था वे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस जो था वो मनाया गया था। और जब संविधान बना था उस समय उसमें संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 जो थी वो अनुसूचियाँ थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के संविधान की भारतीय संघीय योजना जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो भारत के संविधान की भारतीय संघीय योजना जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है, कनाडा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कनाडा के संविधान, भारत के संविधान की जो भारतीय संघीय योजना है वे कनाडा के संविधान से ली गई है, ये आपने याद रखना है। अब कुछ भारतीय संविधान के प्रमुख जो उपबंध और स्रोत हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे संसदीय प्रणाली जो है वे ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का जो पद है वे यूएसए के संविधान से लिया गया है। और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वे फ्रांस के संविधान से ली गई है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ये भी आपने याद रखना है। और मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वे रूस पूर्वीय सोवियत संघ के संविधान से ली गई है, ये भी आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और समवर्ती सूची प्रस्तावना की लैंग्वेज होगी केंद्र और राज्यों के मध्य
शक्ति विभाजन जो है वे आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विचारित है? प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इज इनविजेज्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विचारित है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 29 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के में अनुच्छेद 29 में विचारित है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं अनुच्छेद 356 के बारे में। तो अनुच्छेद 356 क्या कहता है? अनुच्छेद 356 जो है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट दी जाती है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वो असफल हो गया है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति से शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 352 जो है इसमें इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वे समझता है कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा जो है वो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है तो वे आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 360 जो है वो क्या कहता है? यदि राष्ट्रपति ये समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता जो है और साख जो है वो खतरे में है तो वे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अभी तक भारत में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो नहीं लगी है, ये भी आपने याद रखना है। अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 क्या कहता है? ये संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है, ये आपने याद रखना है। अनुच्छेद 370 जो था इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है जो अब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 जो था वो वहाँ से ख़त्म कर दिया गया, ये भी आपने याद रखना है। अनुच्छेद 280 कहता है कि राष्ट्रपति हर पाँचवें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जाति और जनजाति का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है, अनुच्छेद 332 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा की डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट एक्सीड दैट ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली वाई। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद में सदस्यों की जो कुल संख्या है वे विधानसभा के डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1/3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो विधानसभा के एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, विधान परिषद के बारे में, विधानसभा के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद जो होती है ये राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुछ सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद जो है वो स्थापित कर सकती है, उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये आपने याद रखना है कहाँ किस किस में है। उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। इन 6 स्टेट्स में प्रेजेंट में विधान परिषद है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 40 से कम नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं विधान परिषद गठन के बारे में। तो विधान परिषद के गठन के लिए निम्न आधारों का सहारा लिया जाता है। जैसे 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, 1/12 सदस्य जो हैं वे राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, 1/12 सदस्य जो है राज्य के ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो माध्यमिक पाठशाला या उच्च शिक्षण संस्थान में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हो, और 1/6 सदस्य जो हैं 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनयन राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाता है जो साहित्य,
जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हैं। और विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता के बारे में बात करते हैं तो विधान परिषद की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल की बात करते हैं। विधान परिषद जो है वो एक स्थायी सदन है। पूरी विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर नए निर्वाचित होते हैं। अब बात करते हैं विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा जो है राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन है। इस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। मतदाता की जो योग्यता होती है वे 18 वर्ष की आयु प्राप्त भारतीय नागरिक होना चाहिए। और विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। और विधान परिषद में 30 थी, ये आपने याद रखना है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का है, किंतु राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। संकट काल की घोषणा में होने पर 1 वर्ष के लिए संसद इस अवधि को बढ़ा सकती है, परंतु ये बढ़ी हुई अवधि जो है वे अधिक से अधिक संकट काल की समाप्ति के 6 महीने बाद तक ही हो सकती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद ये है कि गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है। इन्हें अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर ये व्यवस्था जो है वो दी गई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल है, द टर्म ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है ये आपने बताना है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये आपने याद रखना है। द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब लोकसभा के बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो लोकसभा जो है वो आपको पता है ये लोकसभा संघीय संसद का निम्न और लोकप्रिय सदन है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 552 हो सकती है, परंतु वर्तमान में इसकी जो व्यवहारिक संख्या है वो 545 है। निर्वाचकों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। सदस्यों की योग्यताएं जो है वे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 25 वर्ष से या उससे अधिक होनी चाहिए। और लोकसभा का जो कार्यकाल है वे 5 वर्ष का है, ये भी आपने याद रखना है। और लोकसभा जो है स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। तो द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ। तो केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होता है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डिप्टी मिनिस्टर्स जो हैं वे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल होते हैं। अब आपने याद रखना है मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री जो होते हैं वो शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में, ये आपने याद रखना है, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। 91 संविधान संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य मंत्री परिषद की जो कुल संख्या का 15% या 12% होगी, ये आपने याद रखना है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री जो होते हैं वो शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की जो गणना है वे की जाती है। द 5-year टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द। तो राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की जो गणना है वे कब से की जाती है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। जिस दिन वे पद ग्रहण करते हैं उसी दिन से राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की जो गणना है वे की जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शैक्षणिक योजना के लिए राज्य सरकार का उत्तरदायित्व इनके द्वारा साझा किया जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग इज शेयर्ड बाय द।
तो शैक्षणिक योजना के लिए राज्य सरकार का जो दायित्व है वे किनके द्वारा साझा किया जाता है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा साझा किया जाता है। लेकिन अब आपने याद रखना है, अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं कहा जाता है, अब इसे शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन है? श्री रोहित ठाकुर हैं। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वे की जाती है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वे की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है। नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संवैधानिक संशोधनों के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कौन अधिकृत है? हु इज इंटाइटल्ड टू इनिशिएट अ बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो 31 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी है। संसद का कोई भी सदन जो है वह संवैधानिक संशोधनों के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपको पता होगा संविधान संशोधन जो है वो किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 368 जो है वो संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निर्वाचन आयोग जो है डैश के लिए चुनाव आयोजित करता है। द इलेक्शन कमीशन होल्ड इलेक्शन फॉर द। तो जो निर्वाचन आयोग होता है वे किसके लिए चुनाव जो है वो आयोजित करता है? तो आपको बताया वो संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए जो है वो निर्वाचन चुनाव जो है वो आयोजित करता है। जबकि पंचायत जो चुनाव होते हैं वो राज्य सरकार आयोजित करती है। ये भी आपने याद रखना है। द इलेक्शन कमीशन होल्ड इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस राज्य में कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है? विच स्टेट हैज़ नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल। तो किस राज्य में कोई भी पंचायती राज संस्था जो है वो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। नागालैंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा एक संविधानोत्तर और असंवैधानिक निकाय है? तो विच इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो संविधानोत्तर और अवैधानिक निकाय जो है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। नीति आयोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नीति आयोग जो है वो एक संविधानोत्तर और अवैधानिक निकाय है। ये आपने याद रखना है। इसने योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया था। इसकी जो स्थापना थी वे कब हुई थी? वे 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष होता है वे प्रधानमंत्री होते हैं। ये आपने याद रखना है। इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया थे। और प्रथम जो अध्यक्ष थे वे नरेंद्र मोदी थे। और प्रेजेंट में भी नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में 25वां जो राज्य है, द 25th स्टेट इन इंडिया इज। तो भारत का जो 25वां जो राज्य है वे कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। गोवा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के कितने देश सदस्य हैं? तो हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के जो कितने देश जो हैं वो सदस्य हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 193 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय सैन्य अकेडमी जो है वो स्थित है। तो द इंडियन मिलिट्री अकेडमी इज़ लोकेटेड एट। तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो है वो कहाँ स्थित है? वो देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर में धूम्रपान का जो राष्ट्रव्यापी निषेध है वे कब से है? द स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस वाज प्रोहिबिटेड नेशन वाइड। तो सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का जो राष्ट्रव्यापी निषेध है वे कब किस दिन से है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है। 2 अक्टूबर 2008 से। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का तत्व दर्शन नहीं है? विच इज़ नॉट द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा भारतीय संविधान का तत्व दर्शन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। साम्यवादी राज्य जो है इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो संबंधित है किससे? द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वे संबंधित है किससे? क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से ये संबंधित है। लिस्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, थोड़े डिटेल में डिस्कस किए, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम HPJBT कमीशन SI कंडक्टर JYT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।